करंट लायबिलिटीज इंक्लूड सैलरी पेएबल। सैलरी पेएबल क्यों बोल रहा हूं? एक्रूड है। सैलरी पेएबल विद अ कैरिंग अमाउंट ऑफ, तो व्हाट इज दिस? खर्चा और इनकम? पेएबल और प्रीपेड? खर्चा पेएबल का अकाउंट खोल लें बस। नाम सवाल में क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, सवाल में क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। खर्चा पेबल इज 13, आगे पट्टी ना हटाएं। टी काउंट बनाने से पहले आपने पट्टी नहीं हटानी, टी काउंट आपने पूरा बनाया करना है। आप जी टी काउंट बनाएं। टी काउंट बनाने में बताएं ये पेबल पे कब होगा? पे अगले साल। अगले साल बोलें जिन्होंने नहीं बोला। ये पेबल पे कब होगा? तो इस साल कहां जाएगा? अकाउंटिंग वाला ने खर्चे में डाला होगा। वैसे तो मेरे ख्याल से ये साइड है भी खर्चों के लिए। ये साइड किस लिए होती है? स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 और 3 करंट और डेफर्ड टैक्स में क्या करना है, उसके लिए देखना पड़ेगा टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। अच्छा मुझे बता सकते हैं हमने खर्चा किस साल बुक किया है? अभी मैंने टी काउंट बनाया आपके सामने, खर्चा इसी साल बुक कर लिया है हमने, खर्चों में माइनस कर दिया हुआ इसको, इसी साल बुक कर लिया है। मैं आपके साथ दा नहीं लगाने लगा। खर्चा, धक 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 दिल कर रहा है। खर्चा हैज बीन डिडक्टेड फॉर टैक्स। टैक्स पर्पस के लिए ये खर्चा हैज ऑलरेडी बीन, हम 31 नवंबर 18 को खड़े हैं, टैक्स वाले कह रहे हैं इट हैज बीन डिडक्टेड। हमारी नजर में भी ये डिडक्टेड टाइप चीज है, इट हैज बीन डिडक्ट। थोड़ी सी अंग्रेजी टफ है, थोड़ी सी अंग्रेजी जरा अजीब सी है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिदम बिहाइंड द अंग्रेजी। इट इज टू बी डिडक्टेड और इट हैज बीन डिडक्टेड। थोड़ी सी ना अंग्रेजी अंग्रेजों वाली इस्तेमाल की है इसने। बहरहाल द टैक्स वाले कह रहे हैं इसको डिडक्ट कर लो। हमने कहा भाईजान पे नहीं हुआ, कहता है कर लो। हमने कहा पे नहीं हुआ, देखो पेबल है, और कर लो यार कर लो। ये कौन सी अकाउंटिंग शुरू कर दी इन्होंने? ये कौन सी अकाउंटिंग? पेबल को खर्चे में डाल रहे हैं। ये तो हम भी डालते हैं खर्चा डेबिट पेबल क्रेडिट, तो इसका क्या मतलब है? ये कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं? ब्रैकेट तो नहीं लिखी होगी पेपर में, वो तो मैंने लिखी हुई है। मींस टैक्स अथॉरिटीज आर यूजिंग एक्रूअल बेस। टैक्स अथॉरिटीज भी एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो कर रही है। तो ये भाईजान टैक्स वाले जरूरी नहीं कैश अकाउंटिंग फॉलो करें, टैक्स वाले भी एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो कर सकते हैं। ऐसी तंग करने के लिए बात कर रहा हूं। जिन हजरात ने पढ़ा हुआ है कैफ 2, तो जिस भी टीचर से जहाँ से भी उन्होंने पढ़ा होगा, तो उन्होंने अच्छा जी शुक्रिया। ये नारे नूरों से कुछ नहीं होता, मैं ऐसा रहा कि वैसा रहा, देखना ही है वहाँ कैसा रहा। अच्छा अब मोहतरम अगली बात यह है कि बहुत से लोग हैं जिनके लिए नारे लगते हैं लेकिन पता नहीं अल्लाह की नज़र में महबूब है या नहीं, और बहुत से लोग हैं जिनको कोई लिफ्ट भी नहीं कराता और अल्लाह की नज़र में इतने करीब हैं कि हाथ उठाएं तो अल्लाह उनकी दुआएं सुन लेते हैं। और आपकी क्लास में भी बैठे हो सकते हैं, कोई भी बैठा हो सकता है। अच्छा ये जो टैक्स वाले हैं ना, टैक्स वाले एक शख्स गुजरा अल्लाह के नबी के सामने से। अल्लाह के नबी ने सहाबा से पूछा ये कैसा है? लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह ऐसा है कि कहीं रिश्ता भेजा जाए तो कोई एक्सेप्ट ना करे, और यानी कि कोई भी इससे बात ना करे, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये अल्लाह की नज़र में बहुत महबूब है। अच्छा तो दुनिया के माल और दुनिया की चीज़ों की बुनियाद पे नहीं बेसिस होंगी।
पेज नंबर मैं क्यों निकाल रहा हूँ, ये जो है ना टैक्स वाले मेथड ऑफ अकाउंटिंग, ये कैफ 2 का सिलेबस है। मेथड ऑफ अकाउंटिंग उनकी मर्जी होती है, कभी कैश अकाउंटिंग भी फॉलो कर लेते हैं, अगर उनका दिल चाहे तो एक रूरल अकाउंटिंग भी फॉलो कर लेते हैं। तो ये लाल जो किताब है ना, इसे कोई पूछने वाला नहीं। कौन पूछने वाला है? कोई पूछने वाला नहीं। जब दिल चाहेगा तो कैश अकाउंटिंग फॉलो करेंगे, जब दिल चाहेगा एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो करेंगे। और कहानी देखें क्या है, बिजली के बिलों में कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, इंटरेस्ट इनकम में कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, इंश्योरेंस एक्सपेंस में कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, रेंटल इनकम में कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, और सैलरीज में इनको कौन सी अकाउंटिंग याद आ गई? एक्रूअल अकाउंटिंग याद आ गई। सैलरीज में इनको एक्रूअल अकाउंटिंग याद आ गई। द खर्चा इज डिडक्टेड फॉर टैक्स पर्पस। मुझे लगता है कि द खर्चा इज ऑल्सो डिडक्टेड फॉर अकाउंटिंग पर्पस। और सवाल क्या कह रहा है? द खर्चा इज ऑल्सो डिडक्टेड फॉर, हैज बीन जरा मुश्किल लफ्ज है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में यूज हुआ है, आईकैप कम यूज करता है, इज का लफ्ज यूज करता है आईकैप, जरा मुश्किल लफ्ज है हैज बीन, मोबाइल बाद में भी यूज होता है ना। द खर्चा हैज बीन डिडक्टेड फॉर, हमने कहा ओ भाईजान खुदा के लिए नहीं पे हुआ, कहता है जान दो देखी जाएगी, नहीं भी पे हुआ तो इसे किस में डाल दो। अब अगर टैक्स वालों की नजर में आप अकाउंट बनाएंगे ना, तो वो आपको मजबूर कर रहे हैं कि खर्चे में डालो, उनको मानना पड़ेगा। फिर ये पेबल भी दुनिया एग्जिस्ट करती है, उनको पेबल की दुनिया भी माननी पड़ेगी, दोनों का अकाउंट सेम बनेगा। द खर्चा, अब वो पेमेंट बुक नहीं कर सकते, पेमेंट तब तक बुक नहीं होगी जब तक 19 में पे ना हो जाए। तो आप बता दें टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करें? द खर्चा इज ऑल्सो अलाउड एज डिडक्शन। तो हमने भी कर लिया हुआ है, हमने कर लिया हुआ है, पहले देख के जाना है आप लोगों ने, हमने भी कर लिया हुआ है, वो भी करने दे रहे हैं जी। एक मिनट, अब आप मुझे बता दें, उठ के जाने, हाँ हाँ ठीक है जाने दें, पॉज। अब मुझे बताएं अकाउंटिंग वालों ने कितना खर्चे में डाला है? 13 वालों ने। टैक्स वाले क्या कह रहे हैं कि 13 ही तुम्हारा खर्चा है। तो अकाउंटिंग वालों ने कहा हमने 13 खर्चे में डाला है। टैक्स वालों इन्होंने कहा 13 खर्चा है, इसने कहा 13 खर्चा है, इन्होंने कहा चलो भाईजान गले मिलें, चलो भाईजान गले मिलें, दोनों ने गले मिल लिए। आप बताएं हम पागलों की तरह उल्टा के माइनस करें या कुछ में ना करें? बोंगी तो नहीं मारनी ना आपके खर्चे को उल्टा रहे हों और फिर दोबारा माइनस कर रहे हों। कि इन्होंने कहा हमने खर्चा क्या कर लिया है, इन्होंने कहा अच्छा किया तुमने माइनस कर लिया ठाकुर, अच्छा किया तुमने माइनस कर लिया। इट इज ऑल्सो डिडक्टेड एज पर आवर रूल्स। अब क्या करने की जरूरत है? बीन बजाएं, बस कुछ भी नहीं करने की जरूरत। तो अब करंट टैक्स की वर्किंग में क्या करना है? मोबाइल इनसे जरा ले लें थोड़ी देर। अब करंट टैक्स की वर्किंग में क्या करना है भाई? तन मन धन देना पड़ेगा सीए में। अच्छा चुप। इफ टैक्स अथॉरिटीज आर यूजिंग accrual basis, prepare T count, no adjustment is required in current tax working। लेकिन यह deferred tax में ना कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस बराबर शो कर दीजिएगा, बेहतर है। ये ना हो कि डेफर्ड टैक्स में भी आपको शो ना कर रहे हो, यहां पे आप ऐसा करें कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस बराबर शो कर दें। वाई? अकाउंटिंग वालों की नजर में भी पेएबल है और टैक्स वालों की नजर में भी पे हुआ नहीं लेकिन खर्चे में डाल दिया, तो वो भी फिर मजबूरन क्या मानेंगे? पेएबल मानेंगे। तो अगली बात याद रख लें, जब भी टैक्स वाले एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो करेंगे, इन डेफर्ड टैक्स वर्किंग कैरिंग अमाउंट विल अपीयर एंड टैक्स बेस विल ऑलवेज बी इक्वल टू कैरिंग अमाउंट। टैक्स बेस हमेशा कैरिंग अमाउंट के क्या होगी? बराबर होगी।
ये बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो बराबर होगी। बताएं जी क्या लिखूं? नहीं तो नहीं यार, खुदा का हो। सैलरी 0। देर इज नो आर्जी इख्तलाफ, देर इज नो आर्जी इख्तलाफ जी। इंश्योरेंस एक्सपेंस पेड, वो हम अपने समझने के लिए वो एक्सपेंस और पेड वाले ये वाले अल्फाज उठाएंगे। कुछ बच्चे ना थोड़ा सा ज़रा पूछते हैं बार बार आके, तो ज़रा 1 मिनट सोचिएगा। मैंने मुलाजिम को अपने बिजनेस में तनख्वाह नहीं दी, मैं एंट्री करूंगा ये, मैं एंट्री करूंगा ये, इसे कहते हैं सैलरी पेएबल। टैक्स वालों ने कहा इट इज डिडक्टेड व्हेन इनकर्ड, इट इज डिडक्टेड, तुम डिडक्ट कर लो, तो टैक्स वाले मजबूर हो जाएंगे पेएबल को पेएबल मानने पे, वरना इनकी एंट्री टैली नहीं करेगी। तो टैक्स वालों की नज़र में भी पेएबल नजर आ रहा होगा। ये मैंने लॉजिक बताई है कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस बराबर होने की, और कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस बराबर होंगी। अकाउंटिंग वाले क्या करेंगे, मुलाजिम ने नौकरी कर ली है, हमने उसे तनख्वाह नहीं दी, खर्चा डेबिट पेएबल क्रेडिट, ये क्या हो गई कैरिंग अमाउंट। टैक्स वाले कहेंगे यस डिडक्टेड, ओह गॉड डिडक्टेड, तो कम है डिडक्टेड, डिडक्ट कर लो डिडक्ट, लेकिन डबल एंट्री तो पूरी कराएं फिर। नहीं कैश कैसे क्रेडिट करें, फिर दी नहीं तनख्वाह। वो मजबूर हो जाएंगे इसको क्या मानने पे, पेएबल। इसका मतलब है टैक्स बेस सेम हो जाएगी। लेकिन ये मैं एंट्री से आपको नहीं समझा रहा अभी तक, मैं सुबह से किससे समझा रहा हूं, टी अकाउंट से। चलें जी अगला पढ़ें। डेटर अकाउंट कैसे बनता है? डेटर अकाउंट इधर सेल, इधर कैश, इधर ये डेटर अकाउंट होता है। चलें जी बनाएं। डेटर अकाउंट बनाते हुए ये ना सोचें कि टैक्स वाले क्या कह रहे हैं। यार ये खराब हो गया उतारते हुए, चलो 100 रुपया वापस करता हूँ, शायद सही हो जाए। अच्छा जी, डेटर हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 50। बस बस एक दफा कह दिया आपने, आई रियली अप्रिशिएट यू पीपल, कहते ही चुप कर जाते हैं। डेटर अकाउंट हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 50। अच्छा क्या करूं, सेल बैलेंसिंग निकालूं या कैश बैलेंसिंग निकालूं? सेल बैलेंसिंग निकाल लें, पहले टी अकाउंट पूरा कर लें, सेल बैलेंसिंग निकाल लें। अच्छा वैसे मेरे ख्याल से ना ऐसा होता नहीं होगा कि बिजनेस में सिर्फ एक ही सेल हुई हो और कैश आया ही ना हो। असल में ना वो अधूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है। हुआ शायद ये होगा कि 250 की सेल हुई होगी और 200 का कैश आया होगा, लेकिन उसने हमें पूरी इंफॉर्मेशन दी नहीं। उसने सिर्फ क्या बताया है, डेटर से कितने लेने हैं 50, तो ये रिसीवेबल रिसीव कब होगा, ये रिसीवेबल रिसीव कब होगा, अगले साल। इस साल कहां डाल दें, पी एंड एल में। इस साल कहां डाल दें, रिसीवेबल रिसीव कब होगा, अगले साल। इस साल कहां डाल दें, पी एंड एल में। कितना? अब एक बात सुन लें, अकाउंटिंग वालों ने कहां डाल दिया, पी एंड एल में। अकाउंटिंग वालों ने कहां डाल दिया, अगर एक लाइन लिखी हुई टैक्स अथॉरिटीज विल रिकॉर्ड इट एज इनकम व्हेन रिसीव्ड, कैश अकाउंटिंग, कैश अकाउंटिंग सब्र करना पड़ेगा, चीजें सोचनी पड़ेंगी। और अगर एक लाइन लिखी हुई टैक्स अथॉरिटीज ऑल्सो एग्रीड एट पुट इट टू इनकम, टेक इट टू इनकम, फिर कौन सी अकाउंटिंग,
अब इंग्लिश के फिक्रे पढ़ के हमने जज करना है कि ये कैश अकाउंटिंग है या एक्रूअल अकाउंटिंग है। पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद अंग्रेजी थोड़ी सी टफ लिखी हुई है इसने, या ठीक थी, देख ली थे टफ है या ठीक है, थोड़ी सी जरा देखते हैं इंग्लिश, पता नहीं टफ ना हो। द रेवेन्यू हैज ऑल्सो बीन इंक्लूडेड इन टैक्स वालों के प्रॉफिट। अच्छा, आप कह रहे होंगे सर टैक्स वालों के प्रॉफिट में इसने रेवेन्यू डाल दिया, तो आप फिर टैक्सेबल प्रॉफिट निकालते हो इसे दोबारा क्यों डाल रहे हैं? और नहीं नहीं यार, हम चल अकाउंटिंग प्रॉफिट से रहे हैं ना, हमें तो टैक्सेबल प्रॉफिट दिए ही नहीं हुए। एक सवाल जहन में आ सकता है कि वो कहते हैं मैंने टैक्सेबल प्रॉफिट में इसको डाल दिया है, यानी मेरी नजर में इसमें टैक्स देना चाहिए, तो मेरे ख्याल से शायद वो टैक्स वाले अपने घर में बैठ के कोई हमारी वर्किंग कर रहे हैं। मैं सवाल में कहां से चल रहा हूं? अकाउंटिंग प्रॉफिट से। मुझे तो टैक्सेबल प्रॉफिट सवाल में गिवन ही नहीं है। तो चलें इस बहस को साइड पर रखें, सादा सी बात पाएं। द रेवेन्यू इज टू बी रिकॉर्डेड व्हेन रिसीव्ड तो नहीं लिखा हुआ, द रेवेन्यू इज टू बी रिकॉर्डेड व्हेन रिसीव्ड तो नहीं लिखा हुआ। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा लिखा होता द रेवेन्यू इज टू बी रिकॉर्डेड व्हेन रिसीव्ड, फिर इस लाइन का मतलब क्या बनता है? टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं? कैश। अभी क्या लिखा हुआ है? द रेवेन्यू हैज बीन इंक्लूडेड इन टैक्स वालों का प्रॉफिट। ये पता नहीं कौन सी वर्किंग है, शायद अपने घर में कर रहे होंगे, हम तो अभी टैक्सेबल प्रॉफिट खुद निकाल रहे हैं। वो कहते हैं यार मेरे ख्याल से ना इसको टैक्सेबल प्रॉफिट में डाल दो, तो हमने कहा यार हमने भी सेल में डाल दिया है। इन्होंने कहा ठीक है फिर टैक्स वालों के प्रॉफिट में भी डाल दो। हमने कहा हमारे प्रॉफिट में पड़ा हुआ है, तो मेरे ख्याल से इसको इग्नोर कर दें। तो अकाउंटिंग वालों ने भी इसको सेल में डाल दिया। टैक्स वालों की अंग्रेजी आई रियली से इट इज अ टफ अंग्रेजी, कि इससे अजीब सी कंफ्यूजन हो रही है कि टैक्स वालों ने टैक्सेबल प्रॉफिट में डाला हुआ है तो क्या मतलब है, फिर हम क्या करें? नहीं 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 नहीं, वो बताना ये चाह रहे कि टैक्स वालों की नजर में ये टैक्सेबल है, अभी ही टैक्सेबल है। तो हमारी नजर में सेल अकाउंट में निकले ये फिगर, हमारी नजर में सेल आ गई है ना, हमारी नजर में ये सेल है। टैक्स वाले कह रहे हैं यस इट इज टैक्सेबल, तो अब ये दोनों क्या हो गए? भाई भाई हो गए, ये दोनों भाई भाई हो गए। तो ऐसी सूरत में बताएं कि अकाउंटिंग वालों ने सेल में डाल दिया, टैक्स वाले चाह रहे हैं सेल में डाल दो, तो हम कहेंगे अच्छा किया सेल में डाल दिया। अब कुछ करने की जरूरत है नहीं। स्टेप 1 प्रिपेयर टी अकाउंट। स्टेप 2 वो लोग भी सेल में डाल रहे हैं, हम भी सेल में डाल रहे हैं, ये कौन सी अकाउंटिंग है? एक्रूअल अकाउंट। इनको जरा मुतवज्जे कर दें जी, शुक्रिया। नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन करंट टैक्स में कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। इन डेफर्ड टैक्स वर्किंग कैरिंग अमाउंट ऑफ डेटर विल अपीयर एंड बैलेंस शीट टैक्स वालों की उसमें भी ये अमाउंट नजर आएगी। वैसे डेटर में ना ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में टैक्स वाले भी एक्रूअल अकाउंटिंग पसंद करते हैं, क्योंकि डेटर्स में अगर कैश अकाउंटिंग कर देंगे तो ओवरऑल बिजनेस की मैस मच जाती है सारी, क्योंकि मेन अकाउंट ही डेटर अकाउंट है आपके बिजनेस का। तो पूरी दुनिया में आमतौर पे टैक्स वाले ना डेटर अकाउंट में कौन सी अकाउंटिंग पसंद करते हैं? एक्रूअल अकाउंटिंग पसंद करते हैं। डेटर, ये हमने इसका नाम शुक्र क्यों रखा हुआ है, सबर क्यों नहीं रखा हुआ? ना करंट टैक्स की वर्किंग में कुछ करना पड़े, और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में तो टीटीडी डीटीडी जहां आके हमारा दिमाग सोचता था वहां सोचना भी नहीं पड़ा। और हमेशा आपने कैरिंग अमाउंट को किसके बराबर ले लेना है? टैक्स बेस के बराबर ले लेना। आखिरी दो एडजस्टमेंट्स। डिविडेंड इज रिसीवेबल फ्रॉम अ सब्सिडरी। इनकम अकाउंट बनाओ, एक्सपेंस अकाउंट, इनकम अकाउंट, इनकम अकाउंट। कितना? डिविडेंड इज रिसीवेबल फ्रॉम अ सब्सिडरी, तो डिविडेंड रिसीवेबल है, रिसीवेबल इनकम होती है या एक्सपेंस? इनकम। अब दो लाइनें लिखी हो सकती हैं। एक लाइन ये लिखी हो सकती है, इट
will be taxed when it will be received। तो फिर टैक्स वाले कब टैक्स लगाएंगे? अगले साल। दूसरी लाइन क्या लिखी हो सकती है? इट इज टैक्स्ड व्हेन अर्न्ड, तो फिर इसी साल टैक्स लगेगा इस पे। लेकिन एक तीसरी लाइन लिखी हुई है जो ना कैश अकाउंटिंग है ना एक्रूअल अकाउंटिंग है। टैक्स वालों ने खुशी की खबर सुनाई है, इन्होंने कहा द डिविडेंड्स आर नॉट, डिविडेंड इनकम पे टैक्स ही नहीं है। अच्छा वो अकाउंट तो पहले पूरा कर जाते। P&L में कितना? रिसीवेबल रिसीव कब होगा? तो इस साल कहां जाएगा? इनकम में। टैक्स वाले कहते हैं यार ये माफ कर दो इसको, क्या करें यार? ये तो आपको याद होगा, बड़ा बड़ा यहां लिखा रहते थे हम, एग्जैम्प्ट इनकम, एग्जैम्प्ट इनकम। ये पुरानी एडजस्टमेंट जी। किसमें? प्रॉफिट तक पहुंचते हुए ये कह रहे हैं माइनस क्यों किया है। मैं रिसीवेबल का अकाउंट बनाता हूं, फिर देखता हूं कि अकाउंटिंग वालों ने क्या एंट्रीज की हैं। रिसीवेबल इस 23, एक मिनट, डिविडेंड क्या है? रिसीवेबल है, रिसीव हो गया कितना? ये रिसीवेबल रिसीव कब होगा? अगले साल। तो इस साल अकाउंटिंग वालों ने फिर क्या किया होगा? P&L में डाला होगा। डेट्स व्हाई आई एम डैम श्योर के प्रॉफिट में पड़ा हुआ है। टैक्स वाले इसे माफ कर देंगे, नहीं यार प्रॉफिट में पड़ा हुआ है, इस पे हम टैक्स नहीं लेना चाहते। तो रिवर्स इनकम, इनकम को उल्टा दें, रिवर्स इनकम, इनकम को उल्टा दें। अब यहां पे पड़ेगा फड्डा, दानिश इधर देखो, यहां पे पड़ेगा फड्डा। हाँ जी बोलें। टैक्स वालों की बैलेंस शीट, नहीं यहां ना आज तक कभी डिविडेंड रिसीवेबल नहीं था, आज तक साथ साथ रिसीव हो रहा था, इसलिए हम जाने लेके जाते थे। आज उसने डिविडेंड साथ रिसीवेबल लिख दिया है, तो बैलेंस शीट बनाई, इसकी बैलेंस शीट बनाई। अच्छा टैक्स वालों की नजर में ये कोई इनकम शिनकम है डिविडेंड? टैक्स वालों की नजर में ये कोई इनकम शिनकम है या माफ है? अगर इनकम माफ तो पहले जरा अकल पे चलें, अगर इनकम माफ तो शायद रिसीवेबल भी कोई नहीं, जो इनकम नहीं उसका रिसीवेबल भी कोई नहीं। टैक्स वालों की नजर में ये है ही कुछ नहीं, इस पर टैक्स ही नहीं लेना। तो एक तरफ अगर सोचें तो अकल लेके जा रही है हमें टैक्स पे जीरो ले लें, लेकिन एक मसला हो जाएगा, टेम्परेरी डिफरेंस बैलेंसिंग आ जाएगा। मैं अभी यार डी और टी की बात नहीं कर रहा, मैं आखिरी दो लफ्जों की बात कर रहा हूं, मैं आखिरी दो लफ्जों की बात कर रहा हूं। डिडक्टेबल टैक्सेबल तो बाढ़ में जाए, पहले मुझे बताएं आखिरी दो लफ्ज क्या होते हैं हमारे? टेम्परेरी डिफरेंस। इज इट अ टेम्परेरी डिफरेंस या परमानेंट डिफरेंस? क्या मैं कह सकता हूं 23 इज टैक्सेबल इन फ्यूचर व्हेन रिसीव्ड? एग्जेम्प्ट इनकम पे आके स्टैंडर्ड हो गया लॉक, स्टैंडर्ड ने हाथ खड़े कर दिए, स्टैंडर्ड ने कहा मेरा हुक्म सुन लो। हमने कहा क्या? कहता है जबरदस्ती, जबरदस्ती टैक्स बेस 23 ले लो। हमने कहा नहीं, कहते हैं चुप। हमने कहते हैं जबरदस्ती टैक्स बेस जीरो ले लो। जबरदस्ती क्या ले लो? टैक्स बेस जीरो ले लो। ये हमारा आखिरी सिनेरियो शुरू हो गया है अजीब वाला, ना ये सबर है ना ये शुक्र है, ये कोई अजीब सा काम होने लगा है, ये कोई अजीब सा काम होने लगा है। टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? IS 12 माजरत, IS 12 क्या हुक्म दे रहा है? जबरदस्ती क्या करो? टैक्स बेस को बराबर लो इसके। हमने कहा तुम चाहते क्या हो? कहते हैं मैं चाहता हूं टेम्परेरी डिफरेंस ना आए। हमने कहा हाँ ये बात तो तुम्हारी समझ आ गई कि टेम्परेरी डिफरेंस तुम रोकना चाहते हो, लेकिन बड़े अजीब तरीके से तुम लेके चले हो। कहते हैं बस ऐसा ही है। तो जबरदस्ती हमने इधर लिखा है 23, वरना अगर ना लिखते 23 तो फिर दोनों का डिफरेंस आना था, और दोनों का डिफरेंस आके फिर मसला होना था।
वैसे स्टैंडर्ड ने एक और हल भी पेश किया, वो आपको अच्छा लगेगा लेकिन ये यूज नहीं करना, वो लॉजिकल लगेगा। स्टैंडर्ड ने एक और हल पेश किया, उसने क्या, अगर ऐसा नहीं करना ना तो डिविडेंड टैक्स वालों की नजर में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आप ले लो टैक्स बेस जीरो, टैक्स बेस जीरो ले लो और आप टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस निकालो, लेकिन इस पर रेट लगा दो 0% ताकि DTL जीरो आ जाए, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। अगर तुम्हें ज्यादा लॉजिक पे चलना है तो एग्जेम्प्ट है ना, तो रेट 0% लगा दो, फिर डेफर करके जो टैक्स देना है वो 0% कर दो। नहीं, करंट टैक्स में तो यार लिखना मस्ट है। करंट टैक्स में क्यों लिखना मस्ट है? नहीं, डेफर टैक्स में भी लिखना है बड़ा, बराबर शो करने मार्क्स होंगे इसके। करंट टैक्स में तो माइनस करना है, ये कब सीखा था? पहली क्लास में, और ये आखिरी क्लास तक इंशाल्लाह यही रूल है, करंट टैक्स में माइनस करना है। डेफर टैक्स में डिविडेंड आज क्यों आ रहा है? रिसीवेबल है, आज तक कभी रिसीवेबल नहीं था, तो जबरदस्ती क्या करें? तो आखिरी अकाउंट फाइन एक्सपेंस, ये लेक्चर है मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा आज, ठीक है? तो आप बेशक किसी लेक्चर को मेरी नजर में जाकर दोबारा ले लें, डेट वुड बी इनफ इंस्टेड ऑफ डूइंग एनी होमवर्क। अच्छा जी, इधर लाएं, ये पहला दिन है यार इंशाल्लाह, अब अगले दिनों में बार बार सवाल आने हैं, एक्रूअल, कैश, एग्जेम्प्ट इनकम, तो हो जाएंगे ये। इसमें से कोई काम की बात निकालें, बस 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 बस, फाइन इज पेएबल, बस भाई ये काम की बात है। फाइन इज पेएबल, जरा टी कौन बनाए, फाइन इज पेएबल, फाइन इज पेएबल, ओपनिंग पेएबल, क्लोजिंग पेएबल 29। अब वो आप देखना जिन्होंने सवाल पूछा था भाई, कुतब के दोस्त, देखो ये पेएबल पे कब होगा? ये ना कीजिएगा मैं गिर जाऊंगा नीचे, ये पेएबल पे कब होगा? ये तो बता दें अगले साल। बात समझा करो ना अगले के, मतलब ये तो नहीं था कि चपेट मार देनी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के अलावा कभी किसी को नहीं मारा, तो अजीब बातें तुम करते हो। पेएबल पे कब होगा? तो इस साल किस में जाएगा? हाँ, इसका मतलब है अकाउंटिंग वालों ने खर्चे में डाल दिया है। पीबीटी तक पहुंचते हुए क्या हो चुका है? माइनस। हम कभी माइनस नहीं करने देंगे। ये हाथ जोड़ के इसके सामने खड़ा है, खुदा पैरों पे हाथ लगा रहा है, खुदा के लिए माइनस करने दो, कभी माइनस नहीं करने देंगे। में है कभी माइनस, मेरे ख्याल से तो हमने माइनस कर लिया, फिर हमने तो बोंगी मार दी, माइनस कर लिया, क्या करें? ऐड, डिडक्शन नॉट अलाउड, फाइन नॉट अलाउड 29। अच्छा नहीं, अब वो मार्क्स लेने हैं ना, अब तो बैलेंस शीट में अकाउंटिंग वालों के 29 जाना है। फाइन पेएबल, फाइन पेएबल अकाउंटिंग वालों का 29। वैसे अगर सोचे तो हम कहें कि फाइन खर्चा है, अब टैक्स वालों की नज़र में खर्चा नहीं, तो जब खर्चे नहीं तो उनके पेएबल भी नहीं, तो इस तरह सोचें तो फिर दिमाग और साइड पे जा रहे हैं कि टैक्स वालों के खर्चे नहीं, टैक्स वाले इसको खर्चा नहीं मान रहे, तो इसका पेएबल भी शायद पेएबल ना माने। इस तरह जहन जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, जहन तो जाता है, आपको पता है, बैठे बैठे मरी पहुंचा होता है, तो जहन को तो हम नहीं रोक सकते। लेकिन स्टैंडर्ड ने कहा नहीं यार, इसको ना मेरे कहने पे ना ज़बरदस्ती बराबर ले लो। अजीब सी बात करो, इसको मेरे कहने पे ज़बरदस्ती क्या ले लो? बराबर ले लो, ज़बरदस्ती।
फोर्सफुली बराबर ले लो। अब मुझे बताएं, हमने जब इसको इसके बराबर ले लिया तो हमारे में जो डिफरेंस आया, क्या वो डिफरेंस रहा या देयर इज नो टेम्परेचर? बिकॉज ऑल इज। ऐसा कब करना है? ये वो किधर है रेड मार्कर? इस 23 पर और इस 29 पर मैं ऐसे सिग्नल बना रहा हूं स्टॉप का। यहां आपने स्टॉप करके जबरदस्ती इसको इसके बराबर ले लिया करना है। ये कब किया करना है? नहीं, जब एग्जेम्प्ट इनकम रिसीवेबल हो और डिडक्शन नॉट अलाउड पेएबल हो। जब एग्जेम्प्ट इनकम रिसीवेबल हो और डिडक्शन नॉट अलाउड पेएबल हो तो जबरदस्ती आप लोगों ने। इसका फायदा क्या होगा? फायदा फजाइल बता दें इसके। टेम्परेरी डिफरेंस नहीं आएगा। कौन सा डिफरेंस? सॉरी, हाँ, टेम्परेरी डिफरेंस नहीं आएगा। तो क्योंकि ये कौन सा डिफरेंस है? परमानेंट डिफरेंस। बाकी अब मैं नहीं आपको करवा रहा, और घर जाके कीजिएगा बिना। टीटीडीज को जमा कर दें, डीटीडीज को जमा कर दें। टैक्सेबल प्रॉफिट कितने? सीटी शीटी निकालने के चक्कर में पड़े रहे घर में, निकाल लीजिएगा, कोई मसला नहीं। टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। डीटी शीटी भी निकालने की कोई जरूरत नहीं, छोड़ने पड़े। कई सवाल अभी इस तरह के आने हैं, बस बेसिक बेस बनानी थी। तो अब आप लोगों ने 3-4 मिनट टेंटिव रहने, ताकि मैं सारे की रिवीजन करा दूं, फिर छुट्टी करते हैं। हम अपने प्रॉफिट निकालते तो नहीं करते, हम टैक्सेबल प्रॉफिट निकालते हुए करते हैं। प्रॉफिट से उनके प्रॉफिट तक आने के लिए लिखना पड़ता है ना, क्योंकि वो लोग कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। नहीं यार, मान जो इसको लफ्ज वो लिखो जो से नजर आ रहे हैं। लिखने आपने लिख दो, कोई मसला नहीं है। असल में तो वो एडजस्टमेंट के बाद नंबर होंगे। अब तसल्ली से चीजें सुने और हमेशा के लिए याद कर लें। पहला चैलेंज होगा जो इस डब्बे से भी पहले है कि एडजस्टमेंट दे नहीं, अकाउंट तो इस डब्बे के अंदर का चैलेंज है मेरे भाई। इस डब्बे से भी पहला चैलेंज होगा कि अंग्रेजी पढ़ के जज करें कि कैश अकाउंटिंग है या परमानेंट डिफरेंस है। पहला चैलेंज तो ये होगा। इस चैलेंज पे असल में हमने अगले सारे सवाल करने हैं। कई दफा अंग्रेजी पढ़ के ना समझ नहीं आता कि ये कैश अकाउंटिंग है या एक्रूअल अकाउंटिंग है। तो पहला चैलेंज तो ये होगा कि पता चले कैश अकाउंटिंग है या एक्रूअल अकाउंटिंग है, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर कैश अकाउंटिंग हो या एक्रूअल अकाउंटिंग हो, आपने क्या बना लेने? टी अकाउंट बना लेना। अगर एक्रूअल अकाउंटिंग हो तो करंट टैक्स में जो वो चारे हम वो चारे, भाई भाई कुछ भी नहीं करना। और अगर एक्रूअल अकाउंटिंग हो तो अगेन डेफर टैक्स की वर्किंग में जो कैरिंग अमाउंट वही टैक्स बेस, भाई भाई। तो करंट टैक्स में कुछ करना नहीं और डेफर्ड में सीए और टीबी को बराबर शो करना है। अगली चीज, ये हाइब्रिड से उठ के जाना कल ही मैं पूछूंगा अब ये क्या हो सकता है। नेक्स्ट, अगला सवाल, अगर कैश अकाउंटिंग फॉलो हो रही हो तो टी अकाउंट बनाना है। हमेशा इनकम को उल्टाना है और खर्चे को भी उल्टाना है और दीवाना वार ढूंढना है पेमेंट को खर्चों के केस में और आए जो पैसे हैं वो इनकम्स के केस में। और उनको क्या करना है? रिकॉर्ड। मैं डरते डरते लिख रहा हूं, इनकम को माइनस करके उल्टाने, खर्चों को प्लस करके उल्टाने। इनकम्स को क्या करना है? माइनस करके उल्टाने और खर्चों को ऐड बैक करके उल्टाने। और पेमेंट को माइनस करके रिकॉर्ड करने
और रिसीट को प्लस करके रिकॉर्ड करना है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। इंशाल्लाह कल प्रैक्टिस करेंगे। डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में आपने क्या करना है बोलें? कैरिंग अमाउंट लेनी है, बोलें बोलें बोलें, और टैक्स बेस जीरो लेनी है। कैरिंग अमाउंट लेंगे, टैक्स बेस जीरो आ जाएगी। ये एक अजीब सी चीजें जाते हुए पड़ी है। एग्जेम्प्ट इनकम और डिडक्शन, ये दो एडजस्टमेंट्स हमने किए हैं। अगर डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में मैं बात करूं तो कैरिंग अमाउंट को नजर आएंगे, टैक्स बेस को आपने जबरदस्ती बराबर लेना है इसके। वी रीजन, वी डू नॉट वांट द क्रिएशन ऑफ टेम्परेरी डिफरेंस। हम टेम्परेरी डिफरेंस नहीं निकालना चाहते, बल्कि कौन सा डिफरेंस चाहते हैं? परमानेंट। तो इसलिए हम उसको इग्नोर कर देते हैं। अब तसल्ली से जाएं, इस लेक्चर को दोबारा सुनिएगा। एथिक्स में 5 नाम याद है, या अंदर वाला भी याद है? ये संडे जरा एथिक्स को दे दें और IAS 12 को। संडे का पूरा प्लान बनाएंगे कल। कल ऐसा करेंगे कि हम सुबह से लेके शाम तक संडे का प्लान बनाएंगे और फिर आपको फ्री करेंगे, ठीक है? मंडे को टेस्ट में IAS 12 है। IAS 12, हाँ जी।